नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। भारत में स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात 200 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को असाधारण सेवा के लिए प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों के आवागमन के प्रबंधन के लिए ओमान के साथ समझौता किया। और गॉल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट। ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है, जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश की आजादी का जश्न मनाने वाले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन इंडिया डे परेड ने न्यूयॉर्क शहर में प्रवासी भारतीयों के योगदान और देश की विविधतापूर्ण संस्कृति की झलक पेश की। लगभग 2 लाख लोगों ने परेड में हिस्सा लिया या फुटपाथों पर भीड़ लगाई और मेडिसन एवेन्यू पर जश्न के रास्ते में तिरंगा लहराया। ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस की ओर से हर साल आयोजित होने वाली परेड का 44वां संस्करण था। इस तरह के भारतीय आयोजन में हिस्सा लेने वालों की संख्या के लिहाज से ये दुनिया की सबसे बड़ी परेड बन गई है। परेड में 36 झांकियां थीं, जो भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ भारतीय अमेरिकी व्यवसायों, मीडिया और एनजीओ का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उधर इस्राएल में भारतीय समुदाय ने जाफा के सेंट एंथनी गिरजाघर में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन कर देश के साथ अपने गहरे जुड़ाव को दर्शाया। शनिवार को गिरजाघर में कोंकणी समुदाय द्वारा आयोजित एक समारोह में भारतीय कोंकणी समुदाय के लोगों ने कन्नड़, कोंकणी, गोवन और हिंदी भाषाओं में शानदार गायन और नृत्य प्रस्तुतियां दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर में से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी जा सकती है। एक रिपोर्ट। संचार मंत्रालय ने कहा कि ये सेवा सीमा पार से धन भेजने के लिए एक त्वरित, सुरक्षित, सुविधाजनक और सुलभ चैनल प्रदान करती है। इससे विशेष रूप से कतर में रहने वाले बड़े भारतीय समुदाय और भारत में उनके परिवारों को लाभ होगा। ये पहल डाक नेटवर्क की व्यापक पहुंच को भारत के डिजिटल सार्वजनिक ढांचे के साथ जोड़ती है। इससे सीमा पार से धन भेजने के लिए एक कुशल और सुविधाजनक चैनल प्रदान किया जा सकेगा। मंत्रालय ने बताया कि ये सेवा कतर पोस्ट, इंडिया पोस्ट, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के इंटर कनेक्शन प्लेटफॉर्म UPUIP और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL के सहयोग से विकसित की गई है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह। वॉशिंगटन स्थित प्यू रिसर्च सेंटर के एक नए वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार श्रीलंका में 79% लोगों ने भारत के प्रति अनुकूल राय व्यक्त की है। इस वर्ष फरवरी से मई के बीच 36 देशों में 42,000 से अधिक लोगों के बीच किए गए सर्वेक्षण में भारत की वैश्विक छवि काफी सकारात्मक नजर आई। इसे दोनों देशों के मजबूत क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों से जोड़कर देखा गया है। वर्ष 2022 के आर्थिक संकट के दौरान भारत की वित्तीय सहायता और ऋण सुविधाओं से भी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिली।
दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत तैनात 200 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित यूएन मेडल से सम्मानित किया गया है। एक रिपोर्ट। यूएन मिशन इन साउथ सूडान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जुबा में 210 भारतीय शांति सैनिकों, जिनमें 6 महिलाएं और 7 स्टाफ अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए यूएन मेडल प्रदान किए गए। मिशन ने इस भारत के ब्लू हेलमेट्स के लिए गर्व का क्षण बताया। मिशन ने कहा कि संकट, चिकित्सा आपात स्थितियों और जीवन बचाने वाले अभियानों के दौरान भारतीय शांति सैनिकों का साहस और मानवीय संवेदना लोगों की जान बचाने और शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में वर्दीधारी कर्मियों का दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। वर्तमान में भारत विभिन्न देशों में चल रहे संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में 4200 से अधिक सैन्य और पुलिस कर्मी, जिनमें 155 महिलाएं शामिल है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं चाहत। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने आज काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित अलंकरण समारोह में भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना के अवैतनिक जनरल रैंक प्रदान किया। राष्ट्रपति सचिवालय ने बयान में कहा कि समारोह के दौरान नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और नेपाली सेना तथा नेपाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। तेहरान में पत्रकारों से बातचीत में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि जहाजों के आवागमन के मार्ग के नक्शे को लेकर सहमति बन गई है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह फिर से खोलना अमेरिका की प्रमुख मांग रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये समझौता अमेरिका की अपेक्षाओं को पूरा करेगा या नहीं। ये घोषणा ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के लिए 60 दिन की बातचीत की अवधि समाप्त हो रही है। समय सीमा बढ़ाने के बारे में कोई सूचना नहीं है और दोनों पक्षों के बीच मतभेद अब भी बने हुए हैं। 28 फरवरी को ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया था। संघर्ष से पहले विश्व की करीब 20% तेल आपूर्ति इसी मार्ग से होती थी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और पश्चिम एशिया के वार्ताकार जेरेड कुशनर ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ बैठक की। इससे एक दिन पहले उन्होंने मिस्र में फिलिस्तीनी सशस्त्र संगठन हमास के प्रमुख खलील अल हय्या के साथ निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर बातचीत की थी। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी है कि वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल न हो। उन्होंने धमकी दी कि अगर मस्कट से इस अहम समुद्री रास्ते पर वॉशिंगटन के रुख में दखल देता है तो उस पर बमबारी की जाएगी। गौल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली तथा सिमन सिंह और कविप्रिया सेल्वम की जोड़ी ने महिला डबल्स तथा MR अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन ने पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात 200 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को असाधारण सेवा के लिए प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया। और गॉल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।